यह हमारे ट्यूटोरियल का अंत है। हम इस ट्यूटोरियल को कीबश गॉर्डन कोएफिशिएंट विग्नर इकार्ट थ्योरम पर कुछ और समस्याओं पर चर्चा करके समाप्त करेंगे, जो हमने 11वें ट्यूटोरियल में भी किया था। लेकिन विग्नर इकार्ट थ्योरम पर और समस्याएं होंगी, और फिर से मैं जोर दूंगा कि यह ट्यूटोरियल आपको यह विचार देगा कि उठाने और कम करने वाला ऑपरेटर सीजी कोएफिशिएंट का निर्धारण करने में कितना शक्तिशाली है, और कैसे सीजी कोएफिशिएंट विग्नर इकार्ट थ्योरम का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष मूल्यों को जानने में हमारी मदद करता है। इसलिए विग्नर इकार्ट थ्योरम इरेड्यूसिबल और रिड्यूसिबल निरूपण में संबंध स्थापित करती है, जिसे आपने व्याख्यानों में देखा होगा। तो पहली समस्या, आइए हम पहली समस्या के साथ चलते हैं, जो कहती है कि यह एक ड्यूटेरॉन समस्या प्रसिद्ध समस्या है। ड्यूटेरॉन में स्पिन 1 है और विग्नर इकार्ट थ्योरम का उपयोग ड्यूटेरॉन के 3 अभिविन्यास के लिए इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट ऑपरेटर Q2,0 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अनुपात को खोजने के लिए करें। तो 3 अभिविन्यास के लिए इसका मतलब है कि आपको Q2,1 Q2,0 और एक A-1 और 0 के लिए ड्यूटेरॉन के अनुपात या एक्सपेक्टेशन वैल्यू का पता लगाने की आवश्यकता है। तो 3 अभिविन्यास 1, 0 और -1 होगा। इसलिए आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू का पता लगाना होगा। 1 0 अवस्था के लिए 1 0 अवस्था का उपयोग करके Q2 अल्पविराम 0 पर 1 अवस्था और 1 अवस्था के लिए अभिविन्यास। तो इस समस्या को शुरू करने के लिए मैं विशेष रूप से इस ट्यूटोरियल के लिए फिर से बहुत संक्षिप्त रहूंगा, क्योंकि यह पिछले ट्यूटोरियल की पुनरावृत्ति के तरह है, लेकिन समस्याएं अधिक संख्या में घुमावदार और बदली हुई हैं। तो पहली समस्या ए में आप सभी के लिए एक नक्शा बनाने के बारे में सोचा, जैसे एक रोड मैप जो आपके पास है। तो इसी तरह एक नक्शा है जिसमें आपके पास वास्तव में यह एल्गोरिदम के जैसा होगा। तो एल्गोरिथम होगा जो आप लिखकर शुरू करते हैं। तो पहला कदम होगा कि विग्नर इकार्ट क्या है। तो आपके पास विग्नर इकार्ट थ्योरम का उपयोग करके आप जानते हैं वास्तव में JM Q2,0 JA, तो आपका J1 J2 के बराबर है, जो 1 के बराबर है, और M1 M2 के बराबर है, या आप इसे S, M के रूप में लिख सकते हैं। मैं इसे सिर्फ J, M के रूप में लिख रहा हूँ, इसलिए यह स्पिन अवस्था है। तो मेरे पास एक S M होगा, और यह कैपिटल J और M या कैपिटल S और M के समानुपाती होगा, तथा तब मेरे पास S1 M1 S2 M2, या यूँ कहें कि आप विग्नर इकार्ट थ्योरम जानते हैं। हम इसे फिर इसके टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यह आनुपातिकता कांस्टेंट है। U एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे आप प्रयोग से निर्धारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष के अनुपात का पता लगा सकते हैं और फिर CG कोएफिशिएंट का मूल्यांकन कर सकते हैं, और तदनुसार आप पा सकते हैं कि अनुपात S के लिए 1 के बराबर है, M के लिए 0 के बराबर है, S 1 के बराबर है, M-1 के बराबर है, S1 के बराबर है, M 0 के बराबर है। और इसलिए आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू का पता लगाएंगे 1 -1 0 और 1 के लिए। ठीक है, यह बहुत आसान होगा, लेकिन आपको यह भी जानने की आवश्यकता है कि CG कोएफिशिएंट का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। मुझे लगता है कि आप अब तक महारत हासिल कर चुके होंगे। यदि आपने पिछले ट्यूटोरियल्स किए हैं तो आप इस रोड मैप को आसानी से हल करने में सक्षम होंगे, जो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आप लिखकर शुरू करेंगे ताकि हम जान सके कि J1 या J2 के बराबर है तथा J1 2 के बराबर है इस मामले में, तथा यह आपको दिया गया है। ठीक है, J2 के बराबर है, J1 1 के बराबर है। अच्छा, यहाँ आप वास्तव में लिखकर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका Q के बराबर है, जो 2 के बराबर है। ठीक है, तो आपका के 2 के बराबर है, तो आप लिखकर शुरू कर सकते हैं अवस्था 3,3। ठीक है, तो इस समस्या में आपके पास है J1
1 के बराबर है, J2 J1 1 के बराबर है, जो 1 के बराबर है या J1 के बराबर है, J2 2 के बराबर है, तथा आप J को 3,2 अवस्था के रूप में लिखकर शुरू कर सकते हैं। तो 3 अल्पविराम 2 अवस्था के लिए वह तब है जब J2 3 J2 है, या जब आपका J1 1 है और J1 2 है, तो ये दोनों वैल्यूज आप वास्तव में ले सकते हैं। तो आपका कैपिटल J 3 और 1 होगा, लेकिन हम J को 3 के बराबर लेने में रुचि रखते हैं। जब J 3 के बराबर हो और M 3 के बराबर हो, यानी कैपिटल J और कैपिटल M है, ठीक है, तो यह अवस्था अनुरूप होगी इस युग्मित अवस्था के। यह अवस्था 2,1 के अनुरूप होगी। यह M1 M2 है, इसलिए जब आप यह n बाय n मैट्रिक्स ड्रा करते हैं, इस मामले में आपके पास एक मैट्रिक्स होगा और यह मैट्रिक्स का सबसे ऊपरी कोना है, जहां आपके पास उच्चतम अवस्था होगी और वो अनुरूप होगी M1 M2 के बराबर है, जो कि M के बराबर है। ठीक है, यह सर्वोच्च अवस्था है जिसका आकलन मैं करूंगा और फिर अगला कदम होगा कि तो यह होगा पॉइंट नंबर 1 जो रोड मैप पर जाएगा, लेकिन मुझे पहले कुछ पॉइंट्स खींचने दे। तो 1, M यह वही है जिसका आप मूल्यांकन करने जा रहे हैं। 1, M यह क्वांटिटी एक M से एक 0 M तक समानुपाती होती है, ठीक है। इसलिए अब मुझे आपके लिए मैप खींचने दे। यदि आप यह क्वांटिटी मूल्यांकन करने में सक्षम हैं, ठीक है, इसलिए 3 यह उच्चतम अवस्था है जो 2,1 के अनुरूप होगी। यह हमने अभी देखा है। अब अगर मैं एक ऑपरेटर करता हूँ, एक लैडर ऑपरेटर J माइनस, जो मुझे यहाँ मिलेगा 3,2, तो आपका इसमें जब आप J माइनस लैडर ऑपरेटर लागू करते हैं, आपको अगली निचली अवस्था प्राप्त होती है। आप फिर से अगली निचली अवस्था में लागू करके जाते हैं, इसलिए बार बार मैं लैडर ऑपरेटर लगा रहा हूँ या लैडर ऑपरेशन करता हूँ। यह मुझे 3,0 देगा। तो ये अवस्थाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी लेफ्ट हैंड के टर्म्स हैं। इसी तरह से संबंधित राइट हैंड के टर्म्स आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। CG कोएफिशिएंट की गणना में देखा है। और अब इस विशेष अवस्था के लिए तो यह 3,2 कुछ टर्म्स का एक कॉम्बिनेशन होगा, जो कि ऑपरेशन पर ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के अगर I उपयोग करता है, आप प्राप्त कर सकते हैं, या आप 2,2 स्टेट का कोएफिशिएंट पता लगाएंगे। अब आप लैडर में नीचे जाएं, स्टेट में नीचे 2,1 लागू करके लैडर ऑपरेटर J माइनस 2,0 फिर से मुझे प्राप्त होगा। इस चरण में फिर से ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन आप लागू कर सकते हैं, ठीक है, और अगली स्टेट पर जा सकते हैं, जो कि मुझे देगा। यह यहाँ से भी प्राप्त किया जा सकता है या आप लागू कर सकते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, और यह आगे ऑर्थोगोनैलिटी संबंध के उपयोग पर आप प्राप्त करते हैं एक स्टेट, ठीक है। यह आपको एक स्टेट देगा और यहाँ आप 2 काम कर सकते हैं। आप एक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से हमारा विचार 3 स्टेट प्राप्त करना है। 3 स्टेट क्या हैं? 1 माइनस 1 या 1 माइनस 1 0 और 1
इसलिए ये 3 स्टेट है जिन्हें हमें निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें इन चरणों से गुजरना होगा। दूसरा तरीका यह होगा कि 0 से शुरू करके एक स्टेट तक जाएं। इसलिए यह मैं 2 तरह से जा सकता हूँ। मैं AJ प्लस लागू करता हूँ या AJ माइनस। इसलिए जब मैं AJ प्लस लागू करता हूँ, अगर मैं पीछे जाऊँ तो अब एक स्टेट प्राप्त होगा। अब प्राप्त करें एक माइनस एक स्टेट। इसलिए एक बार जब आप एक माइनस एक स्टेट और एक 0 और एक स्टेट प्राप्त कर लेते हैं, आपको ज्ञात करनी है क्वांटिटी एक m क्यूब तथा 2,0 तथा m 1,m। ठीक है, कौन सा? इसमें आप m के विभिन्न वैल्यूज के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो यह अनुपात होगा। अगले चरण में आपके पास होगा, मैं अनुपात प्राप्त करूंगा, यानी 1 क्यूब। इसलिए मुझे एक बार फिर रोड मैप के माध्यम से जाने दें। यह रोड मैप है। 2 स्टेट आप निचले स्टेट में जाते हैं। हम 0 स्टेट प्राप्त करने के लिए कई बार J माइनस लागू करते हैं और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन का उपयोग करके आप कर सकते हैं। 2,2 स्थिति में स्विच करें और फिर से लैडर ऑपरेशन की श्रृंखला का परिणाम होगा ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन और J माइनस द्वारा एक 0 स्टेट, और फिर आप प्लस प्राप्त कर सकते हैं और माइनस लैडर का उपयोग इन 2 स्टेट को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो यह आपका अंतिम प्रोडक्ट है जिसकी आवश्यकता है। इसलिए जिस अनुपात की हम गणना करना चाहते हैं वह एक से 1,0 है। मैं यह Q2,0 टर्म छोड़ रहा हूँ स्पेस की समस्या के कारण। 1 क्यूब, यहाँ यह 1 है। तो इस अनुपात का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सभी टर्म्स जो एक कांस्टेंट टर्म है, विग्नर-इकार्ट थ्योरम में आपने यह आनुपातिकता देखी है। इसलिए यदि आप अनुपात लेते हैं, आनुपातिकता कांस्टेंट इसके गिराए जाने पर होगा और फिर यह मूल्यांकन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यह फिर से DIY आपके लिए है, यह अपने आप करो। तो यह संकेत आपके लिए इस समस्या के बारे में जानने और हल करने के लिए पर्याप्त है। दूसरी समस्या में सरल कदम। आप दूसरी समस्या सिर्फ निरीक्षण से कर सकते हैं। तो दूसरी समस्या में आपके पास J 2 J 0 J यह आपको दिया गया है, ठीक है, और यह J इंटू 2 J माइनस 1 अप ऑन J प्लस 1 इंटू 2 J प्लस 3 का स्क्वायर रूट है। यह आपको दिया गया है, यह क्वांटिटी है, या यूँ कहें कि यह मात्रा 0 है। जब यह 0 हो जाए तो हम जांच करते हैं। जब J 0 के बराबर हो, जब आप J को 0 के बराबर लेते हैं, यह टर्म यानी 0,2,0,0,0 है जो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब J बराबर होगा 2 आधा के, अतः जब J आधे के बराबर हो तो यह टर्म 0 होगा। यानी कहने के लिए कि आधा 2 आधा और 0 है। इसलिए निरीक्षण से आप देख सकते हैं कि ये टर्म्स 0 है। और प्रश्न में आपको यही सत्यापित करने के लिए कहा गया है। इस कथन को सत्यापित करें कि स्टैटिक 2 के क्वाड्रोपोल मूवमेंट से पोल मूवमेंट के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का संचलन 0 है और एंगुलर मोमेंटम के साथ इस अवस्था की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटीज 0 हैं। और जब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू के टर्म्स में लिखते हैं, मैं इसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के टर्म्स में कैसे लिखूंगा? मेरे पास 0 अवस्था होगी, ठीक है, और मेरे पास Q 2,0 है। मेरे पास 0 है, सही, यह टर्म 0 है, ठीक है, और दूसरा टर्म 0 है जो कि यह पहला टर्म है।
और यह इसके अनुरूप होगा, यानी मेरे पास यहाँ होगा आधा शून्य Q2, 0 आधा आधा। ठीक है, तो इसे आमतौर पर मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ J, M Q2, 0 J, M 0 है। जब J के से 2 कम है तो K 2 है। इसलिए जब J आधे से कम हो, यानी तो यह 2 है। इसलिए जब J 1 से कम है, इसलिए जब J 0 या आधा होगा, यह क्वांटिटी 0 है। जबकि J M Q2, 3 क्षमा करें 2, 0 J M 0 के बराबर नहीं है। जब J K से 2 से बड़ा या उसके बराबर है, इसलिए यदि J 1 के बराबर है 3/2, 2 वगैरह, तो यह क्वांटिटी नॉन जीरो होगी। इसलिए हमने यहाँ दिखाया है कि डायपोल पोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पोल मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी अवस्था में 0 है, जहाँ एंगुलर मोमेंटम या J यहाँ इस मामले में K से 2 कम है। तो यह सिर्फ निरीक्षण द्वारा है। आप इस समस्या को समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। अब तीसरी समस्या पर चलते हैं। तीसरी समस्या है, फिर से उस समस्या को याद करें जो हमने 11वें ट्यूटोरियल में की थी। हमने एक समस्या की थी जिसमें प्रश्न समान प्रकार का था। तो आपको मूल्यांकन करना होगा इस मैट्रिक्स का या J-V रैंक टेंसर की, और J के लिए आधे के बराबर होगा आपको दिया जो भी स्टेट्स दिया गया है। तो यहाँ भी इसलिए आप विग्नर एकर्ट थ्योरम प्रयोग करेंगे। तो 3/2 और माइनस आधा है J अल्पविराम आधा, एक अल्पविराम एक ए है। यह आप विग्नर एकर्ट थ्योरम के टर्म्स में लिखेंगे। आपके पास J1 J2 टर्म ऑपरेटर J के साथ होगा, ठीक है। और दूसरा टर्म्स जहां आपके पास एक क्लेबश गॉर्डन कोएफिशिएंट होगा। और अब आपको महारत हासिल है कि क्लेबश गॉर्डन कोएफिशिएंट की गणना कैसे करें। आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और फिर आप कह सकते हैं इस क्वांटिटी को 3/2 माइनस 3/2 J आधा प्रत्यक्ष वही है एक, ठीक है। J आधा और J आधा, तो यह एक -1 होगा जिसे आप B कह सकते हैं। B का अनुपात A से ले, ठीक है। और फिर इस क्वांटिटी का मूल्यांकन करें। आप इस क्वांटिटी को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। आपको इसका उपयोग करना होगा। आप करेंगे प्लस विग्नेर इकार्ट थ्योरम। मैं सोचता हूँ कि यह बहुत स्पष्ट होगा, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप हमेशा लेक्चर में वापस जा सकते हैं, 11वां ट्यूटोरियल भी, और बस पता करें कि क्या आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको यह मुश्किल लगता है तो हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अब चौथी समस्या पर चलते हैं। वास्तव में चौथी समस्या में आपको 2 इलेक्ट्रॉनों एटॉमिक पी स्टेट में विचार करना होगा। अब तो इसमें पहला सवाल यह होगा कि एपी स्टेट या एपी वेव क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अभाव में। तो पी वेव या पी स्टेट तब होती है जब इसका अर्थ होगा कि L 1 के बराबर है। एस स्टेट हमने देखा है L 0 पी स्टेट के बराबर है, L 1 के बराबर है, S आधे के बराबर है। इसलिए जब हम एंगुलर मोमेंटम और स्पिन को जोड़ रहे हैं, कुल स्पिन या कुल स्टेट होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन, जो मुझे कुल एंगुलर मोमेंटम देगा। इसलिए L प्लस S, जहाँ L L1 प्लस L2 प्लस S1 प्लस S2 है। जब मैं यह सब कर रहा हूँ तो मैं जोड़ करूँगा इसके साथ J, यह है, ठीक। इसलिए Z का कोई वैल्यू न होने पर हम L प्लस L2 S1 प्लस S2 जोड़ सकते हैं और मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन समान पार्टिकल हैं तथा इसलिए यहाँ
उनके पास एक ही रेडियल कंपोनेंट है, हालांकि एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भाग करेगा परिवर्तन चिन्ह में, अर्थात यह एंटीसिमेट्रिक है, इसलिए यह संपूर्ण वेव फंक्शन के लिए यह दो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन स्टेट होगा, है एंटीसिमेट्रिक अंतर्गत इंटरचेंज या एक्सचेंज पार्टिकल्स का इंटरचेंज के तहत, ठीक है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा और देखना होगा कि किस स्टेट का कौन सा हिस्सा आपको सिमेट्रिक देगा और कौन सा हिस्सा आपको एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन देगा। तो एल वैल्यू, एल मान ले सकता है L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2 तक, ठीक है। इसलिए L वैल्यू ले सकता है L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2 तक। तो L की क्या वैल्यूज होंगी? L होगा, तो जब L 1 है L2 भी 1 है, इसलिए L1 L2 को 1 के रूप में रखें तथा S1 S2 होगा। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन स्टेट हैं जो कि 0 1 और 2 होंगे, और S वैल्यू 0 और 1 ले सकता है क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन स्पिन के रूप में आधा है। तो यह हमें संभावनाएं देगा। अब इस संभावना के साथ आपको वो कॉम्बिनेशंस बनाना होगा केवल जिनकी अनुमति है। कौन से कॉम्बिनेशन की अनुमति होगी? कॉम्बिनेशन जो मुझे सिमेट्रिक स्टेट देंगे। सिमेट्रिक स्टेट वर्जित है, क्षमा करें। और कॉम्बिनेशन जो मुझे एंटी सिमेट्रिक स्टेट देता है, जो अनुमतित स्टेट होगा, तो यह मुझे देगा मेरे पास एक कॉम्बिनेशन होगा, जैसे मैं ले सकता हूँ L 0 के बराबर है, S 0 के बराबर है। मैं ले सकता हूँ L बराबर है 1 के L इन दो कॉम्बिनेशन के बराबर है, तब S 0 स्टेट के बराबर होगा। तो L1 बराबर है S 1 स्टेट के बराबर है, L2 के बराबर है, S 1 स्टेट के बराबर है। तो L2 मेरे पास 0 स्टेट होगा, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशंस में से L1 के बराबर है और L 0 के बराबर है और L2 के बराबर है। ये दो कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन है, और जब S L के बराबर है जो 1 के बराबर है, तो यह एंटीसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। L 1 के बराबर है, जो सिमेट्री है यह एंटीसिमेट्री है। इसी तरह S 0 के बराबर है, जो मुझे देगा एक एंटीसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन। यह एक सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होगा, यह एक एंटीसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होगा, यह एंटीसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होगा। तो इनमें से आपको चुनना होगा वो कॉम्बिनेशंस जिनकी अनुमति है। तो L 0 कर देंगे, S 0 के बराबर है जिसकी अनुमति होगी, L2 के बराबर है, S 0 बराबर है जिसकी अनुमति होगी, और L1 के बराबर है, S 1 के बराबर है, इसकी अनुमति होगी। अतः स्पेक्ट्रल नोटेशन में संबंधित स्टेट्स ऐसे लिखा जा सकता है। मैं उन्हें लिख सकता हूँ P 0 की तरह और L 0 है। तो मुझे क्षमा करें, मेरे पास यहाँ S होगा क्योंकि L 0 के बराबर है, इसलिए S स्टेट होगा, S 0 के बराबर है। तो मेरे पास यहाँ है सिर्फ एक, और इस कॉम्बिनेशन के लिए J 0 होगा, ठीक है। तो आप आते हैं L 1 के बराबर है, S 1 के बराबर है, इसलिए यहाँ AP स्टेट होगी, और यहाँ आपके पास S 1 होगा, इसलिए यह 3 होगा। J के लिए कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 1 या 2, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा 0
3p1 3p2। इसी तरह इसके लिए कॉम्बिनेशन होगा कि आपके पास केवल एक ही संभावना हो सकती है, तो यहाँ आपके पास होगा S01 है और यहाँ आपके पास होंगे 2J जो 2 के बराबर है। इसलिए स्पेक्ट्रल नोटेशन के टर्म्स में ये संभावित मान हैं जिन्हें स्टेट की अनुमति कॉम्बिनेशन के लिए है। अतः इन संभावित अनुमति वाले स्टेट्स के लिए L1 बराबर है 1 के, L2 1 के बराबर है, S1 बराबर है S2 के जो बराबर है आधे के। ठीक है, तो ये संभावित स्टेट हैं जिनकी अनुमति होगी। ठीक है, अंतिम समस्या आपको फिर से विग्नर-एकर्ट प्रमेय पर ले जाएगा और विग्नर-एकर्ट थ्योरम अब तक आप जानते हैं कि आप इसे रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल निरूपण के टर्म्स में लिख सकते हैं, लिंक कर सकते हैं या लिख सकते हैं। रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल को आनुपातिकता के कांस्टेंट के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो यह समस्या एक भाग यानी आपको एक्सप्रेशन की गणना करनी है 0 y10 0 के लिए और आपको इसी की गणना करनी है। तो आप रिड्यूसर मैट्रिक्स एलिमेंट की गणना करने के लिए विग्नर-एकर्ट थ्योरम का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए रिड्यूसर मैट्रिक्स एलिमेंट को लिखा जाता है 2 y की तरह, जो कि यह निरूपित करने का दूसरा तरीका है मैट्रिक्स एलिमेंट रिड्यूसर मैट्रिक्स एलिमेंट। तो यहाँ आपके पास 2 1 y 10 है। अगर मैं यह लिखना चाहता हूँ टर्म्स में इंटीग्रल ऑपरेटर या इंटीग्रेशन के, यह होगा 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रल 0 से 2 पाई। यह होगा आपके पास y10 है, यहाँ आपके पास y10 और y2 स्टार है, y2 0 स्टार, इसलिए इसे मैं y से 0 स्टार के रूप में लिख सकता हूँ। तो यह समस्या वास्तव में हम आपको वह स्वाद देने के लिए डालते हैं जिसे आप लिख सकते हैं इन किट्स को हार्मोनिक ऑपरेटरों के टर्म्स में। इसलिए स्फेरिकल हार्मोनिक्स और ये स्टेट्स कैसे संबंधित हैं आप यहाँ देख सकते हैं और आप इन वैल्यूज को जानते हैं जिसे y20 थीटा फाई जिसे लिखा जा सकता है एंगुलर कोऑर्डिनेट 3 मुझे याद नहीं है, मुझे लगता है कि 3/16 पाई या कुछ इस तरह है। इसे देख ले 3 cos स्क्वायर थीटा -1 यह 10 है और यहाँ मुझे लगता है 3/4 पाई थीटा होगा। आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, बस इन एंगुलर टर्म्स को इस 0 से 2 पाई में डाल दें और यह फाई 0 से पाई तक जाएगा, इसलिए आपके पास 2 पाई फैक्टर होंगे और शेष पर आप काम कर सकते हैं कॉस थीटा डालकर जो कुछ टी या ऐसा ही कुछ है और बस मूल्यांकन करें, आपको कुछ जवाब मिलेगा। मुझे कहने दे यह है कुछ कांस्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है, और वह कांस्टेंट अब आपके पास है। अब आप विग्नर-इकार्ट थ्योरम का प्रयोग करके लिख सकते हैं, इसलिए आप उपयोग करते हैं विग्नेर इकार्ट थ्योरम का और विग्नर-इकार्ट थ्योरम का उपयोग करके आप इसे पुनः लिख सकते हैं 2 1 10 के रूप में आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि मैं सीधे प्रासंगिक शब्द लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 कॉमा, तो यहाँ हमारे पास 10 है, तो यह 2 0 है। यह वह टर्म है जो फ्लिप हो गया है, इसके बारे में चिंता न करें। 10 तो 10 मैंने इसे अभी फ्लिप किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टर्म्स को फ्लिप करते हैं, यह परिणाम नहीं बदलेगा। वैसे भी 2 y1 a
तो यह वह टर्म है जिसका आपको मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, इसलिए यह टर्म आप जानते हैं। आप इसके सीजी कोएफिशिएंट की गणना करते हैं। अब आपको करना है, मेरा मतलब है कि केवल टर्म्स को देखकर आप सीजी कोएफिशिएंट का मूल्यांकन करने में सक्षम होने चाहिए। तो मैं इस वैल्यू को बी कहता हूँ, इसलिए अंतिम एक्सप्रेशन में आपके पास होंगे 2y 1 यह a b के ऊपर है, इसलिए इसे आप DIY करें और जांच करें। ठीक है, तो इसे स्वयं करें और जांचें कि क्या आपको यह अनुपात मिलता है। यह एक संख्या होगी, यह भी एक संख्या होगी, b भाग भी एक संख्या होगी, कुछ किसी चीज का स्क्वायर रूट। यहाँ भी आपके पास कुछ संख्या होगी और इन दोनों का अनुपात लें और बस हो गया। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए इन ट्यूटोरियल्स में आपको संभालना होगा। सीजी कोएफिशिएंट को यदि आपने महारत हासिल कर ली है, उसके बाद आप विग्नर-एकर्ट थ्योरम पर बहुत आसानी से समस्याओं को करने में सक्षम होंगे। तो इसके साथ मैं ट्यूटोरियल समाप्त करता हूँ और यह आखिरी है। यह अंतिम ट्यूटोरियल था जिसकी मैंने अब चर्चा की और आशा है कि आप सभी ने ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा और प्रत्येक ट्यूटोरियल आपके साथ भी खत्म किया है और आप सभी को आपके कार्यों के लिए शुभकामनाएं।